नमस्कार छात्रों। मेवाड़ के इतिहास में आज महाराणा विक्रमादित्य जी से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे और महाराणा रतन सिंह जी से संबंधित भी कुछ प्रश्नोत्तर हैं। महाराणा सांगा जो कि संग्राम सिंह जी थे, महाराणा संग्राम सिंह जी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन राजा बने थे, मतलब उनके कौन उत्तराधिकारी थे। तो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद महाराणा रतन सिंह है जो 1528 से 1531 ईस्वी तक यानी कि 3 वर्ष तक राजा रहे थे। महाराणा रतन सिंह जो 1528 से 1531 ईस्वी तक राजा रहे थे और इनसे बड़े थे महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज जी। वो भोजराज जी जो मीराबाई के पति थे, उनकी मृत्यु महाराणा सांगा के जीवन काल में ही हो गई थी। तो उनके बाद में इनके दूसरे पुत्र जो हैं ये महाराणा रतन सिंह है, ये 1528 में महाराणा सांगा के बाद में राजा बने 1528 से 1531 ईस्वी तक। और ये जोधपुर की रानी धनबाई के पुत्र थे रतन सिंह जी। तो जो ये रतन सिंह जी थे उन्होंने जयपुर के कछवा राजा जय सिंह जी की एक पुत्री थी, उससे छुपकर विवाह कर लिया था इन्होंने। तो बेटी ने जो कछवा राजा की जो बेटी थी जयपुर शासक की, उसने अपने घर वालों को भी नहीं बताया था। तो रहती वहाँ पीहर में ही थी। तो पिता ने ऐसा किया कि बूंदी के एक हाड़ा थे जो सूरजमल, उनसे विवाह कर दिया जो रतन सिंह जी हाड़ा के भी संबंधी थे। मतलब ये जो सूरजमल थे ना, वो विक्रमादित्य और उदय सिंह जी के मामा जी थे, कर्मावती रानी के भाई थे। तो उनसे विवाह कर देती हैं। तो फिर ये रतन सिंह जी की और उनकी आपस में थोड़ी अनबन हो जाती। और अनबन का एक दूसरा कारण भी है कि महाराणा सांगा ने इनके जो भाणेज थे विक्रमादित्य, सूरजमल जी के जो भाणेज थे विक्रमादित्य और उदय सिंह जी को रणथंभौर का किला दे रखा था। तो जिनका संरक्षक इनको बना रखा था सूरजमल जी को। तो जो रतन सिंह जी शासक बने तो उन्होंने कहा कि वे दोनों राजकुमारों को चित्तौड़ लेके आओ, सूरजमल जी को आदेश दिया। तो सूरजमल जी नहीं लाए, आनाकानी करते रहे। तो रतन सिंह जी इससे भी उन पे गुस्सा थे। तो फिर एक अहेड़िया सम्मेलन होता है जिसमें शिकार आखेट खेलते हैं। तो उसके दौरान रतन सिंह जी हाड़ा ने भाई शिकार खेलने के लिए बुलाया गोकर्ण गांव के जंगलों में। तो वहाँ पर राव सूरजमल को शिकार खेलने के बहाने बुलाया था। तो उसके आने से अगले दिन धोखे से सूरजमल पर तलवार का प्रहार किया और सूरजमल ने भी मरते मरते रतन सिंह जी को के ऊपर वार किया और दोनों ही आपस में लड़ते हुए मारे गए। ये हुई 1531 में महाराणा रतन सिंह जी आपस में लड़ते हुए सूरजमल जी से मारे गए। सूरजमल जी जो थे वो बूंदी के थे और एक कर्मावती के भाई थे। महाराणा सांगा के पुत्र थे तो जोधपुर की रानी धनबाई के पुत्र रतन सिंह जिनको उत्तराधिकारी बनाया था। महाराणा सांगा की सबसे छोटी रानी कर्मावती के 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। इन्हें रणथंभौर की जागीर दे देते हैं। जोधपुर की रानी धनबाई थी, उनके रतन सिंह था। एक बड़ा पुत्र महाराणा सांगा के थे, उनका नाम भोजराज जी था जो कि मीराबाई के पति थे। उनके बाद में ये रतन सिंह जी थे जो जोधपुर की रानी धनबाई के पुत्र थे और इनके बाद में 1528 में राजा बने थे। और महाराणा सांगा की सबसे छोटी रानी थी जिसका नाम था कर्मावती। इनके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। इन्हें रणथंभौर की जागीर दी जाती हैं।
रानी कर्मावती ने बाबर से क्या रिश्ता बना रखा था? तो रानी कर्मावती थी, उन्होंने बाबर से पिता पुत्री का रिश्ता बना रखा था, क्योंकि इनके जो फिर हुमायूं था, हुमायूं इनके भाई राखी भेजी थी इन्होंने कर्मावती ने, तो वो उनका भाई था, तो ये बाबर इनके पिता का रिश्ता बना रखा था। महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल था। महाराणा विक्रमादित्य का शासनकाल कब था? तो 1531 ईस्वी से 1536 ईस्वी तक महाराणा विक्रमादित्य का शासन काल था। और अयोग्य शासक थे। अयोग्य शासक होने के कारण इनके जो सामंत थे वो भी इनसे नाराज रहते थे। अगला प्रश्न, 1533 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य पर किसने आक्रमण किया था? 1533 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य पर गुजरात के जो शासक थे जिसका नाम बहादुर शाह था, उसने आक्रमण किया था। ये वही बहादुर शाह था जिसको किसी समय महाराणा सांगा ने अपने चित्तौड़ में शरण दी थी, और यही आकर वापस उन पर आक्रमण करता है, क्योंकि उसको पता था कि भाई जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, और उसके बाद में जल्दी जल्दी राजा बदले थे, तो जो अभी वर्तमान में जो राजा था विक्रमादित्य, वो भी योग्य शासक नहीं था, और उनका शासन संभाल रहे थे, संरक्षिका के रूप में काम कर रहे थे कर्मावती। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम आक्रमण कर देते हैं। तो 1533 ईस्वी में ये बहादुर शाह आक्रमण करने के लिए मेवाड़ पे आता है। विक्रमादित्य पर 1533 ईस्वी में मेवाड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह आक्रमण करने आते हैं, तो संरक्षिका जो थी कर्मावती, वो भाई संधि करनी पड़ेगी, तो उन्होंने संधि की कि भाई रणथंभौर का दुर्ग दे दिया और कुछ धन देकर वापस लौटा दिया। अब 1534 ईस्वी में विक्रमादित्य पर फिर कौन हमला करता है? तो 1534 ईस्वी में बहादुर शाह फिर आक्रमण कर देते हैं। अब ये बहादुर शाह ने सोचा कि भाई 1533 में रणथंभौर का किला मिल गया है, तो कुछ धन भी मिल गया, तो अब की बार और आक्रमण करते हैं। तो मेवाड़ वालों के पास में तो बहुत सारे किले, भाई मेवाड़ वालों में तो महाराणा कुंभा है, तो 84 में से 32 दुर्ग तो उसी ने बनाए, तो इनके पास तो बहुत सारे किले हैं, तो कोई और दूसरा किला दे देंगे। ये सोचकर उसने 1534 में फिर से आक्रमण किया, और 1534 ईस्वी में ही वो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है। और शाखा किसको कहते हैं कि भाई शाखा में दो काम होते हैं, एक तो महिलाएं हैं जो तो जौहर करती हैं, और पुरुष है जो केसरिया करते हैं। जौहर का मतलब है ये अग्नि जौहर करते हैं, अग्नि में जलकर महिलाएं ख़त्म हो जाती हैं, और पुरुष केसरिया अर्थात बाहर शत्रुओं से लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाते हैं। और इन दोनों को केसरिया और शाखा दोनों को मिलाकर केसरिया और जौहर दोनों को मिलाकर शाखा बोलते हैं। और ये मेवाड़ का दूसरा शाखा था 1534 ईस्वी में, जब बहादुर शाह ने फिर दोबारा हमला किया था। तो रानी कर्मावती, विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को तो बूंदी भेज देती हैं उनके ननिहाल में। भाई 1534 में जब वापस दोबारा आक्रमण करते हैं, तो अब कर्मावती जी सोचती हैं कि भाई पहले 1533 में आया तब इसको रणथंभौर का किला दिया, अब 1534 में फिर आ गया, तो ऐसे किले देना तो कोई पार पड़ेगी नहीं। तो इन दोनों को बेटों को, जिसमें विक्रमादित्य जी और ये उदय सिंह जी थे, इन दोनों को तो अपने ननिहाल बूंदी भेज देती हैं। और फिर जो रानी कर्मावती थी उन्होंने हुमायूं के राखी भेजी, और हुमायूं आता तो है लेकिन वो थोड़ा समय लेकर आता है, देरी से आता है, समय पर पहुंच नहीं पाता है। तो उस समय फिर ये शाखा करते हैं ये कर्मावती जी के नेतृत्व में। कर्मावती जी के नेतृत्व में तो ये जौहर करते हैं, और उसमें विक्रमादित्य जी की रानी भी होती हैं जवाहर बाई, वो भी जौहर करती हैं। और अब केसरिया किसके नेतृत्व में हो, क्योंकि ये उस समय के जो शासक थे, शासक केसरिया करता है, तो लेकिन शासक विक्रमादित्य थे। विक्रमादित्य उदय सिंह को तो दोनों को तो बूंदी भेज देते हैं। तो फिर वहाँ पर मेवाड़ में रावल बाग सिंह
रावल बागशिये थे, तो वो प्रतापगढ़ के थे। देवलिया दीवान कहते हैं इनको, देवलिया नाम से जाना जाता था ये प्रतापगढ़। तो वहाँ के थे बाघ सिंह जी, वे केसरिया करते हैं। और उनके नेतृत्व में 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह विजय हो, और फिर बहादुर शाह विजय हो जाता है। यह युद्ध चित्तौड़ की बीका की पहाड़ी पर होता है। चित्तौड़ की बीका नाम की पहाड़ी पर यह युद्ध होता है। और 1535 ईस्वी में रानी कर्मावती और जवाहर बाई जो विक्रमादित्य की पत्नी थी, और कर्मावती जो विक्रमादित्य की माँ थी, वो दोनों जौहर करती हैं। यह जौहर बारूद के ढेर पर होता है, और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा है। और जब हुमायूं मेवाड़ की तरफ आता है तो ये सूचना बहादुर शाह को मिलती है, वह भाग जाता है और विक्रमादित्य का वापस शासन हो जाता है। अब 1534 ईस्वी में मेवाड़ में किनके नेतृत्व में केसरिया किया गया? तो रावल बागशिये जो प्रतापगढ़ के थे, और प्रतापगढ़ उस समय देवलिया नाम से जाना जाता था। और उस समय की विक्रमादित्य तो चले गए थे, तो इनको जैसे भाई मेवाड़ के राजा को दीवान कहते हैं, तो फिर इनको दीवान कहते हैं, और ये देवलिया के थे इसलिए इनका नाम देवलिया दीवान भी था। 1534 में इनके नेतृत्व में केसरिया हुआ था। रानी कर्मावती जौहर कब करती हैं? तो 1535 ईस्वी में रानी कर्मावती जौहर करती हैं। ये जौहर बारूद के ढेर पर होता है, और उस समय जवाहर बाई जो उनकी विक्रमादित्य जी की पत्नी थी, वो भी साथ में ही जौहर करती हैं। जवाहर बाई कौन थी? तो जवाहर बाई विक्रमादित्य की रानी थी, इन्होंने भी जौहर किया था। बनवीर कब शासक बनता है? 1537 ईस्वी में जो दासीपुत्र था वो बनवीर महाराणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज का अनोरस पासवान का पुत्र था। ये वो पृथ्वीराज जी वही हैं जो महाराणा सांगा जी के भाई हैं, और इनको उड़ना पृथ्वीराज फ्लाइंग प्रिंस कहते हैं। जो उड़ना पृथ्वीराज हैं ये वही हैं, और इनके दासी का जो पुत्र था बनवीर, वही 1537 ईस्वी में विक्रमादित्य जी की हत्या करता है, और 1536 ईस्वी में ये शासक बनता है। 1530 ईस्वी में दासी पुत्र जो महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का अनोरस पासवान पुत्र ने भाई एक दिन सोते हुए महाराणा विक्रमादित्य को मार दिया था। और विक्रमादित्य जी को मारने के बाद में इसने सोचा कि भाई विक्रमादित्य के बाद में उदयसिंह जी को ये लोग शासक बना देंगे, तो फिर उसने उसी समय उदयसिंह को मारने के लिए उदयसिंह के महलों की तरफ गया। ये सूचना स्वामी भक्त पन्नाधाय जी को मिल गई कि भाई ये बनवीर है जो उदयसिंह जी को मारने आ रहा है। तो स्वामी भक्त पन्नाधाय जी ने उस समय बहुत ही कठोर निर्णय लिया, और अपनी देशभक्ति और अपने त्याग और बलिदान का बहुत ही शानदार उदाहरण देते हुए उन्होंने उदयसिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन को बलिदान किया था। तो जैसे ही वो बनवीर आने की इनको सूचना मिली, इन्होंने अपने पुत्र को उदयसिंह जी के कपड़े पहनाकर उदयसिंह जी जहाँ सोते थे वहाँ सुला दिया, क्योंकि ये उदयसिंह जी की धाई माँ थी। उदयसिंह उन्हीं के पास में रहते थे उस समय। तो जब बनवीर आया कि भाई कहाँ उदयसिंह, तो भाई कपड़ा ओढ़ा कर मतलब सुला रखा था। तो इन्होंने पन्नाधाय ने अपने बेटे चंदन को जहाँ सुला रखा था भाई उदयसिंह जी की जगह पे, और वहाँ पर वो इशारा किया कि ये वहाँ है उदयसिंह जी। तो फिर उसने बनवीर ने उन उदयसिंह जी को मतलब चंदन को उदयसिंह समझकर मार दिया था। पन्नाधाय ने स्वामी भक्ति का अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत कर इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज करवाया था। उस समय ऐसे देश प्रेम, त्याग और बलिदान की एक महान मूर्ति हैं ये पन्नाधाय जी। अब ये उस समय फिर ये मेवाड़ का स्वामी बनवीर बन गया था। अब पन्नाधाय पहले तो उदयसिंह जी को लेकर फिर भाई वो मार के चला गया,
अब वो उसने सोचा कि ये दूसरा तो चंदन है, तो वो उदय सिंह जी थे, उदय सिंह जी को लेकर वो पहले तो प्रतापगढ़ के रावत राय सिंह जी के पास में गई, जिसने बनवीर के डर से उदय सिंह को कोई सहायता नहीं दी, मतलब सहायता देने से इनकार कर दिया और डूंगरपुर भेज दिया। डूंगरपुर में राव आसकरण ने भी बनवीर के डर से इसको कोई सहायता नहीं दी पन्नाधाय जी को। तो अंत में पन्नाधाय जी कुंवर उदय सिंह द्वितीय को लेकर कुंभलमेर पहुंची। कुंभलमेर दुर्ग में गई, वहाँ पर एक किलेदार था जिनका नाम था आशा देवपुरा, माहेश्वर जाति का महाजन था वो, आशा देवपुरा नाम से। तो उन्होंने इनको शरण दी और उदय सिंह जी का लालन पालन किया था। स्वामी भक्त पन्नाधाय का परिचय। तो दासीपुत्र बनवीर महाराणा उदय सिंह को मारना चाहते थे, लेकिन स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। वो पन्नाधाय जी थी। उनके पिताजी का नाम, पन्नाधाय जी के पिता जी का नाम हरचंद जी सांखला थे और इनके पति का नाम सूरजमल चौहान था और इनका जन्म माताजी की पांडोली जो चित्तौड़गढ़ में है वहाँ पर हुआ था। इनका जन्म माताजी की पांडोली जो कि चित्तौड़गढ़ में है वहाँ पर हुआ था। धन्यवाद।